Okay, hi Akhil, welcome and congratulations firstly again and so basically सबसे पहले हम आपसे सवालों से पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहते हैं लाइक बेसिकली हाउ वाज द जर्नी कैसी रही आपकी जर्नी एंड यूपीपीएससी एग्जाम क्रैक करना कोई आम बात नहीं है लेकिन इसके पीछे आपकी कई स्ट्रैटेजीज रही होंगी कई बहुत ज्यादा मेहनत भी रही होगी पेरेंट्स की मोटिवेशन उनका सपोर्ट रहा होगा ये सभी चीजें एक बार आप मुझे ब्रीफ करेंगे कि कैसी रही आपकी जर्नी फर्स्टली एस्पिरेंट्स भी वो आपकी सारी बातें सुनेंगे कि आखिर आपकी पूरी ओवरऑल जर्नी कैसी रही है इन शॉर्ट उसके बाद हम आपके साथ सवालों के साथ जुड़े फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जिससे मैं अपने व्यूज शेयर कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ और बाकी जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है उनके सबके साथ। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो स्टार्टिंग से तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी स्टार्टिंग की वो मेरे आजमगढ़ जिले के धर्मपुर गांव के पास एक स्थित विद्यालय है एसकेडी विद्या मंदिर, वहां से हुई थी क्योंकि ओके स्टार्टिंग में अपने गांव से ही पढ़ा था। फिर 10वीं पास करने के बाद मैं आपका वाराणसी आ गया और वहाँ से मैंने आपका तुलसी विद्या निकेतन विद्यालय से अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की कॉमर्स में। फिर मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मैं आपका पीजी मैंने एमकॉम में कंप्लीट किया। और इस दौरान जब मैं कॉलेज में बीएचयू में था तो फिर मैं फाइनेंस इकोनॉमिक थिंक काउंसिल का पार्ट हुआ करता था। वहाँ पे एक स्टूडेंट द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका पॉलिसी रिसर्च और जो भी करंट इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह चलते रहते हैं उस पे काम करती है। तो वहाँ पे मेरा काम आर्टिकल लिखना था और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह हैं उनका ग्राउंड लेवल पे सर्वे करके डेटा वगैरह प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना था। तो इस टाइम जब मैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था तो मेरा इंटरेस्ट जो भी गवर्नमेंट गवर्नेंस की चीज़ें होती हैं उसमें बढ़ गया। और जो मेरे प्रोफेसर्स थे सीनियर्स भैया लोग थे उन्होंने बोला कि तुम्हारी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिविल सर्विसेज के लिए, तो तुम्हें डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। फिर वहाँ से मोटिवेशन मिला और फिर उसके बाद आपकी 2023 में मैं फुल फ्लेजली आपका यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन में लग गया और आपका 2024 में पहला अटेम्प्ट दिया और ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा पहले अटेम्प्ट में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स की कैटेगरी में मुझे पहली रैंक प्राप्त हुई। अब बेसिकली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि लोग कई बार ट्राई करते हैं कितने अटेम्प्ट्स देते हैं और शायद सेकंड थर्ड फिर जाके वो सक्सेसफुल होते हैं एंड मे बी कभी कभी तो वो अपनी किस्मत से पीछे भी रह जाते हैं बट आप बहुत लकी लिए एंड ऑल्सो कि आपका जो मोटिवेशन रहा स्पेशली आपका जो मेन फोकस रहा एक फोकस होना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए अगर वो फ्लो जो फोकस है उसका अगर वो फ्लो टूट जाए तो वहां पर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उस एग्जाम को कैसे पार करना है इसके लिए मेरे कई सारे सवाल है वो मैं आपके साथ धीरे धीरे आपके साथ जुड़ूंगी बट एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि लाइक फर्स्ट रैंक में मतलब फर्स्ट रैंक में और फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दोनों का एक कॉम्बो जो आपने एस्पिरेंट्स को अपनी एक जीत दिखाई ना वो काफी बहुत बड़ी है और एस्पिरेंट्स भी चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें और शायद अगर वो देख रहे हैं अभी भी तो उनके लिए बहुत मोटिवेशन ये चीजें रहेंगी और शायद आगे के लिए वो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत मोटिवेट रहेंगे कि कैसे हमें एग्जाम क्रैक करना है उसके लिए हम धीरे धीरे जुड़ेंगे धीरे धीरे वो सभी सवालों को वो भी जानेंगे लेकिन इसी बीच सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपकी जो जर्नी रही है इसमें मैं अगर मेन फोकस देखूं जो सबसे जैसे मैंने अभी बात की फ्लो की फ्लो में कई सारी चीजें आती है फ्लो में जैसे कि सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपके सोशल मीडिया के बारे में बहुत सुना है कि आपने आपकी जो जर्नी रही है वो टेलीग्राम के साथ बहुत ही एक अलग रही है टेलीग्राम के साथ साथ ऑल्सो कि कई सारे सोशल मीडिया अब तो प्लेटफॉर्म्स है कई सारे जिन पे सबसे ज्यादा फोकस सभी का रहता है एग्जाम का एक शेड्यूल भी एस्पिरेंट्स का होता है कि चलो इतने से इतने घंटे का हमारा शेड्यूल रहेगा और शायद इतने देर में वो क्या पता वो सोशल मीडिया भी यूज करते हो आपकी पूरी जर्नी क्या रही है मैम अगर सोशल मीडिया की रिगार्डिंग बात करें तो मैंने सोशल मीडिया को थोड़ा सा प्रोडक्टिव यूज करने पे ध्यान दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2023 में तो मैं अपना जो भी फेसबुक अकाउंट था सबसे पहले उसे डिलीट किया, फिर इंस्टाग्राम डिलीट किया और फिर उसके बाद मैं जो मेरा मेन व्हाट्सएप अकाउंट था मैंने उसे भी डिलीट किया और एक पर्सनल नंबर लिया जो कि मेरे फैमिली मेंबर्स के पास और जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे उनके पास वो नंबर था। और फिर मैं अपने गाँव चला गया प्रिपरेशन करने के लिए और फिर मैं गाँव से सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया और फिर बाद में मैंने मेंस के टाइम इन लखनऊ आया था तो वो आगे अभी आगे उस पे बताऊँगा। और जहाँ तक आपका टेलीग्राम और यूट्यूब की बात रही तो मुझे लगता है अगर टेलीग्राम यूट्यूब को अच्छे से यूज़ किया जाए तो हमें बहुत सारा गाइडेंस मिल जाता है। क्योंकि इस बिल्कुल जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एफर्ट तो हर कोई लगा लेगा, नो डाउट हार्ड वर्किंग सभी लोग होते हैं, एग्जैक्टली बट गाइडेंस की कमी होती है। अगर हमारा सही गाइडेंस नहीं, एग्जैक्टली हम गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद वेस्ट होने लगता है, उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। मैंने यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं यूपीपीसीएस के,
जो कि गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, उन चैनल्स को सीखा, उसमें उससे मेरी जर्नी आसान हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका तेजस सिविल्स करके एक चैनल है, और भी कई चैनल हैं, अभी मैं उनके नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और टेलीग्राम पे ख़ास करके एक ग्रुप था, मास्टर पीवाईक्यू यूपीपीएससी करके, मैं उसका पार्ट हुआ करता था। उसकी वजह से कई सारे अपने जो एस्पिरेंट होते हैं अपने जैसे, उनसे इंटरैक्ट करने का मौका मिलता था, उनसे कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती थी कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं या सही से हुँ, आंसर नहीं लिख रहे हैं, तो वो कैसा लिख रहे हैं, अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल, जो चीज़ें आप जहाँ से आपको लगता है कि हमें कुछ मिलने वाला है इस जर्नी में, हमें उस पे ध्यान तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ इस जर्नी में आपके पास खोने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन आप समय नहीं खो सकते। क्योंकि बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल। समय खोया तो फिर आने वाले टाइम में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मैंने काम किया कि सोशल मीडिया पे आपका फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों से दूरी बना ली, और फिर आपका जहाँ से मुझे कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा था, मैंने हुँ। उसका यूज़ किया। अच्छा एक चीज़ और मतलब आपकी पूरी ये जो जो स्पीच है, इससे एक चीज़ मेरे को लगती है कि क्या वाक़ई में ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, ये आज के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल है? मतलब जिस तरीके से डिजिटल का ज़माना चल रहा है, इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अगर इस तरीके की चीज़ें अगर प्रोवाइड हो रही है, एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई भी इवन स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, इवन कोई भी हो जो भी क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो उनके लिए ये क्लासेस लेना है कि आज के टाइम में वाक़ई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक पूरा स्ट्रक्चर है? मैम, मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेज ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, और ट्रैवल करने में आपका बिल्कुल, टाइम नहीं बर्बाद होता है। आपको ईज़िली सारी चीज़ें जो भी रहती हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं, आपका टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए एग्ज़ैक्टली। मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आप मोबाइल को सही से यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं तो कई बार होता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बीच-बीच में व्हाट्सएप पे चैट भी खोल के देख रहे हैं किसने क्या रिप्लाई किया। तो ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ैक्टली। ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल है तो हमें थोड़ा अपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए उन चीज़ों पे हुँ। ध्यान देना है। या एग्ज़ैक्टली जैसे कि अभी आपने बताया ना कि जो आपका पूरा जैसे मोटिवेशन और स्पेशली जो आपका एक मेन फ़ोकसिंग जो एक रूल अभी आपने एग्ज़ैक्टली बताया कि अगर उस रूल के बीच में अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के, फ्रेंड्स के, किसके क्या मैसेजेस आए, तो यहाँ पर हमारा एक जो फ्लो है ना वो टूट जाता है। यहाँ पर जो हमारी प्रिपरेशन का स्टेप्स होता है उससे हम थोड़े-थोड़े पीछे आ जाते हैं और जो भी आपने बताया एग्ज़ैक्टली ये भी कई रीज़न्स ऐसे हो सकते हैं। तो ये रीज़न का जो फ़ॉर्मूला आपका जो था कि सोशल मीडिया को डिलीट कर देना, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाते हैं बट बेसिकली जो आपने किया है। एंड अगर जो भी लोग इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है या कहे कि वो चीज़ नहीं कर पाते, आप उनको क्या राय देंगे कि मतलब किस तरीके से वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं? और ऐसा नहीं है या एग्ज़ैक्टली कि सोशल मीडिया हेल्पफुल भी है। कई-कई चीज़ें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू हम वो ईज़िली कर भी पाते हैं। चाहे वो किसी से बहुत दूर तक बात करना हो, एग्ज़ैक्टली एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें। बट आपने जिस तरीके से मैनेज किया, आपने इवन आपने व्हाट्सएप भी डिलीट किया। कई सारे ऐसे काम होते हैं बहुत सारे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई इस पूरी चीज़ों में? नहीं मैम, प्रॉब्लम होती थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फ़ील होता था, क्योंकि मैं कॉलेज में अपने कॉलेज डेज़ में हुँ, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। तो मुझे लगता था कि जल्दी से जल्दी ये जर्नी खत्म हो और मैं वापस अपनी जो हुँ, मेन स्ट्रीम लाइफ़ रही है उसमें आ सकूँ, लोगों से कनेक्ट कर सकूँ। बट अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ सैक्रिफ़ाइस देना पड़ेगा। तो मुझे लगता था कि अगर मैं अकाउंट रखा रहूँगा तो ज़रूर फिर वापस जाके देखूँगा क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं उसे डिलीट करना ही उचित समझा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने अकाउंट भी मैनेज कर लेते हैं, जो फ़ेसबुक, इंस्टा के होते हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं वो रिस्क नहीं लिया, तो मैं उनको डायरेक्ट डिलीट कर लिया। जो मैनेज कर सकते हैं वो मैनेज करें। कुल मिला के मैम, बस ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारे टाइम का ऑप्टिमम और बेस्ट यूटिलाइज़ेशन हो सके। अगर आपको हुँ, लगता है कि नहीं, आप वीक में 1 बार इंस्टा चला के या फ़ेसबुक चला के भी आप इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर ले रहे हैं, डेली आधा घंटा भी चला के 20 मिनट चला के इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर ले रहे हो, आपकी पढ़ाई नहीं हैम्पर हो रही है, तो आप बिल्कुल हुँ। ट्राई कीजिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा केस नहीं था। मुझे लगता रहती थी मोबाइल तो बार-बार अपने आप स्क्रॉल करके इंस्टा पे पहुँच जाता था, तो इसलिए मैंने उसे डिलीट करना ही ज़्यादा अच्छा समझा। वेल एक्चुअली ये बहुत ही हार्ड स्टेप होता है और ये कोई-कोई ही कर पाता है। लेकिन अगेन आपने ये चीज़ प्रूव की कि ये स्टेप लेके भी अपनी जर्नी को क्रॉस किया जा सकता है एंड उसको पड़ाव पे मतलब पहुँच भी सकते हैं। इतना डिफ़िकल्ट बेशक है, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारे साथ बहुत कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लिंक्स होते हैं। अगर उन चीज़ों को छोड़ के हम एक अपने प्रिपरेशन स्टेप पे जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आपने उठाया
और ये काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए एक कहानी भी रहेगी कि उन वो भी इस पूरे फ़ॉर्मूले को आज़मा सकते हैं, जो भी आप बताना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और अखिल की मतलब बेसिकली अगर मैं देखूँ ये पूरी जर्नी में, आपके लिए सबसे ज़्यादा जैसे कि आपने बताया कि जर्नी जो आपके लिए काफ़ी अलग रही है इस बार, लेकिन आपके लिए ये जर्नी में कौन-कौन से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी रहे? और सिविल एस्पिरेंट्स की तरफ अगर मैं देखूँ तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि मेंस और प्रीलिम्स ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को आप अपनी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे? मैम अगर डिफ़िकल्ट पे बात कर लें तो मैंने सारे सब्जेक्ट पे इक्वली काम किया। तो इस वज़ह से कोई एक सब्जेक्ट ने मुझे परेशान नहीं किया और मैं लगभग-लगभग अगर मैं एक्सपर्ट नहीं बोलूँ, तो सारे सब्जेक्ट में मुझे मेरी एवरेज कमांड थी जिससे मेरा काम चल जाता था। और अगर प्री और मेंस की दोनों की बात करूँ तो प्री की प्रिपरेशन तो जो मैंने की थी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, बट जो मैंने हुँ, एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ। मैंने हुँ, प्री की प्रिपरेशन घर से ही अपने की, अपने गाँव से प्रिपरेशन की पूरी और यूट्यूब का हुँ, सहारा लिया, टेलीग्राम का सहारा लिया और मैंने वहाँ से प्रिपरेशन की। बट जब मेंस की बात आई तो मेंस में हमें आंसर राइटिंग करना होता है, तो जब तक सामने वाला कोई बताएगा नहीं कि हम कैसा आंसर लिख रहे हैं, तो फिर हमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं बचता है, हम कहाँ से सीखेंगे उन चीज़ों को। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं आपका लखनऊ आया, वहाँ पे कोचअप आईएएस करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वहाँ से मेंस की प्रिपरेशन की। तो बेसिकली वहाँ पे जो भी आंसर वगैरह रहते थे, वो मैं लिख के ले जाता था, वो सामने बैठा के लाइव इवैल्यूएशन कराते थे और बताते हुँ, थे कि कैसे इम्प्रूव करना है। वहाँ पे मेरे मेंटर आशुतोष सर और मनीष सर थे। तो उन उन चीज़ों के लिए जहाँ मुझे लगा कि मेंस बिना कोचिंग के शायद कोचिंग भी अगर ना बोलूँ तो एक अच्छे मेंटर की आपको ज़रूरत है, जो कि बताए बिल्कुल। कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन इस तरीके से की और दोनों पार्ट की अगर बात करूँ प्री और मेंस की जैसा आपने पूछा डिफ़िकल्टी के लिए, मुझे लगता है हुँ। मेंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, उसपे काफ़ी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है क्योंकि अगर उसमें हमें सही डायरेक्शन नहीं मिला, तो हम सही आंसर राइटिंग भी नहीं कर पाएँगे और अल्टीमेटली हमसे एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं होगा कभी। अच्छा, जैसे कि अखिल आपने बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया, शायद एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहे कि प्रीलिम्स और मेंस में एक्चुअली डिफ़रेंस क्या है और कैसे उस चीज़ को एक इम्प्रूवमेंट लेवल पे भी ज लेके जा सकते हैं। जो इम्प्रूवमेंट फ़ॉर्मूला आपने बताया है, इसके पीछे अगर मैं देखूँ तो दोनों के लिए मॉक टेस्ट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक मॉक टेस्ट के लिए लोग कितनी चीज़ें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं, अलग-अलग चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती हैं, उस पे भी जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मॉक टेस्ट भी एक प्रिपरेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। जो मॉक टेस्ट एक तरीके से कहे कि एक हमारा एक सैंपल होता है जिसके थ्रू हम पूरी प्रिपरेशन के लेवल को समझ सकते हैं। इस लेवल को आपने कैसे हैंडल किया? एंड आपकी बेसिकली स्ट्रैटेजीज़ मोस्टली आपकी मॉक टेस्ट के लिए क्या-क्या रही? कितना टाइम आपने निकाला अपने पूरे अगर देखिए पूरे दिन में आपका क्या स्टेप्स रहा? क्या-क्या टाइम आपने निकाला सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए? मैम इसके लिए मैं वही स्टेज वाइज़ बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्री की बात करते हैं, तो प्री में हुँ, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस का जो पेपर आता है उसके पैटर्न को देखें, तो उसमें पीवाईक्यू ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए घटना ओके। चक्र पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें आपका कलेक्शन ऑफ पीवाईक्यूज़ रहते हैं जिसमें यूपी पीसीएस के, बिहार पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस के और साथ ही साथ यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, वो रहते हैं। तो मैंने उनको अच्छे से प्रिपेयर किया। जहाँ मुझे लगा कि कोई कन्फ्यूज़िंग पार्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो जाते हैं। तो बिल्कुल। उनके अलग से नोट्स बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज्योग्राफी हुँ, की बात करें तो उसमें वोल्केनो की लोकेशन वगैरह पूछ लेता है कि ये वोल्केनो कहाँ है। तो उसके लिए मैंने वर्ल्ड हाँ। मैप पे उसकी मैपिंग कर दी तो उसको याद करना आसान हो गया। एग्ज़ा हुँ, एसडीजी के बारे में पूछता है तो एसडीजी के मैंने स्टिकी नोट्स लगा लिए। बार-बार उनको देखता था। तो इसमें मैंने प्री में बहुत ज़्यादा कहीं अलग से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की, वो पीवाईक्यू से कवर हो जाता था और जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ से बहुत हुँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसकी मुझे कोई ज़रू बहुत ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जब मेंस की बात आती है, तो हमारा जो अलग-अलग सिलेबस के पॉइंट होते हैं, उसके जो डायमेंशन होते हैं, उसको समझने के लिए और क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए हमें आपका मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैंने कोचअप आईएएस जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन जहाँ से की वहाँ पे हुँ, मैंने जॉइन किया उनकी टेस्ट सीरीज़ जॉइन की और व हुँ, उन्हीं से और मैं साथ ही साथ एक काम ये भी करता था कि पीवाईक्यूज़ को टॉपिक वाइज़ या जो सिलेबस के पॉइंटर वाइज़ है, उनको मैं कंपाइल हुँ, कर लेता था और उसमें ओके। थीम पकड़ने की कोशिश करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बुद्धिज़्म पे देख रहा हूँ कि 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हुँ, उसमें हुँ, थीम पकड़ लेता था कि क्या था बुद्धिज़्म का रीज़न, क्यों डिक्लाइन हुआ, उससे रिलेटेड लिटरेचर क्या थे और वो कंटेम्परेरी सोसाइटी के बारे में क्या बताता है। तो और जितने भी डायमेंशंस रहते थे, अगर कुछ और मुझे लग रहा है कि डायमेंशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी का या फिर ग्ok का या जो दूसरे एआई टूल्स हैं,
उनका यूज़ कर लेता था और उनके उस डायमेंशन्स पे अपने मैं नोट्स प्रिपेयर कर लेता था। और तो इस तरीके से मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश किया था। या खैर मतलब डेफिनेशन आपने काफ़ी अच्छी दी मतलब मॉक टेस्ट के अलावा भी पीवाईक्यू का एक आपने जो रोल बताया वो काफ़ी अच्छा है एंड मेंस का आपने जो एक अलग फ़ॉर्मूला बताया वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। मतलब कैसे आपने बहुत हैंडल नॉट ईज़िली बट आपने हैंडल बहुत ही आपने अच्छे मैनेजमेंट के साथ किया। बट अगर देखूँ मैं इस चीज़ में जो पूरा ये आपने जर्नी और पूरा पड़ाव आपने बताया तो इस बीच कई ऐसे सवाल भी आते हैं जो एस्पिरेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। मोस्टली आपने एमसीक्यू और मोस्टली आपने सॉरी पीवाईक्यू एंड आपने मॉक टेस्ट का रूल तो आपने बता ही दिया। तो आई होप कि उनके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपली रहे, तो आगे जाके अपनी जर्नी में वो इस चीज़ को इस्तेमाल भी करें। क्योंकि कई तरीके के ऐसे एग्ज़ाम हैं, सिर्फ़ 1 या 2 नहीं, अब तो कई सारे एग्ज़ाम्स हैं इंडिया के लेवल के, जो सभी एस्पिरेंट्स पार करना चाहते हैं। एंड तो बेसिकली अगर मैं देखूँ, जो आपकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक बुक्स का रोल भी रहा है इसी बीच जर्नी में? बिल्कुल मैम, जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर हुँ, के लिए नितिन सिंघानिया की बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करनी होती है, जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो मार्केट हुँ, में लगभग-लगभग सारे टॉपर्स की बुक लिस्ट सेम रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता उसमें। बट हमें हुँ। ये ध्यान देना होता है कि हमें कितना पढ़ना है। अगर हम बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ने जाएँगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर शायद हम याद ना रख पाएँ। तो इसलिए ये पीवाईक्यू और सिलेबस को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि कौन-सी थीम बार-बार रिपीट हो रही है और क कहाँ वो पीवाईक्यू से हमें समझ में आएगा और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसपे हमें ध्यान देते हुए ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि मतलब एक तरीके से एक तरफ से बस बुक ही पढ़ते जाएँ। हमें उसका अच्छा टॉपिक अखिल एरिया जो आइडेंटिफाई करना करंटली चाहिए। अभी करंट अफेयर्स और अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है, इन सिचुएशन से रिलेटेड भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए रहे जो बिल्कुल करंटली बेस्ड थे? बिल्कुल मैम, जब जैसे आईआर का जो हम लोग का पेपर था आपका जीएस 2 का, उसमें आईआर का पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन था, वो हमेशा हुँ, आपका करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही आता है। तो उसके लिए आपको जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर जो मार्केट में करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स अवेलेबल होती हैं, ईयरली हुँ, हुँ, मैगज़ीन होती हैं, आपकी मंथली मैगज़ीन होती हैं, वहाँ से आप हुँ, उसको हुँ, कवर स कर सकते हैं। बट ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि अगर हम डेली बेसिस पे आपका पढ़ते जाएँ न्यूज़पेपर, तो हमारे आस-पास क्या हो रहा है, हम उससे पता रहता है हमें और फिर जब हम किसी मैगज़ीन से पढ़ते हैं, वो चीज़ें ईज़िली रिकॉल हो जाती हैं। तो आप उनके नोट्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करंट अफ़ेयर्स वगैरह के लिए क्या करता, तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे ही खुद के अलग-अलग ग्रुप बना रखे थे। जैसे ओके। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, तो मुझे कोई हुँ, न्यूज़ हुँ, अगर लगती थी इम्पोर्टेंट किसी सिलेबस पॉइंटर से रिलेट हो रही है, तो मैं उस हुँ, व्हाट्सएप हुँ, ग्रुप में उसे कॉपी पेस्ट कर देता था। या फिर अगर एक लाइन में उसकी समरी लिख देता था कि इस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो कोट किया हुँ, जा हुँ, सकता है किसी के आंसर में, तो वो ओके। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नाम और फिर उस हुँ, वो हुँ, किससे रिलेटेड है वो मैं जीएस 2 में पोस्ट कर देता था। फिर जब मैं लास्ट में रिवाइज़ करता था या अपना वैल्यू एडिशन करता था, तो चीज़ें हुँ। काफ़ी ईज़ी हो जाती थी मेरे लिए। तो इस तरीके से मैं इन चीज़ों का यूज़ करता था। अच्छा, आपके लिए ओवरऑल जो आपने बताया, तो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा वेटेज आपको क्या लगा कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का वेटेज रहा? लाइक ज्योग्राफी का रहा, हिस्ट्री का रहा, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव वाइज़ देखो तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसके लिए रहा? और ये मोस्टली क्वेश्चन भी एस्पिरेंट्स का रहता है कि एग्ज़ाम में बेसिकली जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो, तो उससे पहले वो काफ़ी सारे सेशंस देखते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ देखते हैं कि मोस्टली उस चीज़ का वेटेज क्या रहेगा एग्ज़ाम वाले दिन। तो आपके लिए वो पूरा एक वेटेज क्या रहा पूरी ओवरऑल जर्नी में? मैम अगर सब्जेक्ट वाइज़ बोला जाए, तो जनरली बोला जाता है कि यूपी पीसीएस के लिए बोला जाता है कि जब 9 ग्रह आपके फ़ेवर में रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो हुँ, जाता है। यहाँ पे 9 ग्रह का मतलब होता है 8 जो आपके पेपर होते हैं, जीएस 1 टू जीएस 6 और हिंदी एसे और प्लस इंटरव्यू। हुँ, तो मैम ऐसा किसी एक पे बस फ़ोकस नहीं था कि एक का वेटेज बढ़ाना है, सब पे इक्वली काम किया ताकि सब पे कहीं पे कोई कमज़ोर पॉइंट ना रह जाए। अगर किसी में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हो पा रहा हूँ, सारे में एवरेज हूँ, तो वो फिर भी चल जाएगा लेकिन कोई एक सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। तो मैंने इस तरीके से इन चीज़ों को डील किया था और अगर वेटेज या इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो अगर सब्जेक्ट से हट के बात करूँ तो मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ पे दिया था कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना है और किस तरीके से अपने सिलेबस वगैरह को लिमिटेड जितना सिलेबस या पीवाईक्यू के बेसिस पे है उतना ही पढ़ना है, उसको ओवरडू नहीं करना है। मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया था। अच्छा बेसिकली आपका दिन का क्या-क्या रूटीन रहता था? मतलब जैसे ओवरऑल जो अभी आपने बताया, इसमें कुछ तो दिन का रूटीन रहता होगा आपका। लाइक नॉर्मली जैसे खाने-पीने का या फिर उस चीज़ में आपने स्टडी को किस मैनेजमेंट के साथ शेड्यूल किया? लाइक 8 घंटे, 7 घंटे या फिर उससे ओवरऑल और एक्स्ट्रा?
मैम ये डिफ़र करता था फॉर एग्ज़ाम्पल जब एग्ज़ाम नज़दीक आते थे या प्री एकदम हुँ, पास आ गए 1 महीने बचे हैं या फिर मेंस एग्ज़ाम बिल्कुल हुँ, पास आ गया 1 महीने बचे हैं, तो उस हुँ, टाइम तो यही लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ लीजिए। बट जब हुँ, हुँ, नॉर्मल टाइम रहता था एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं रहते थे, तो फिर मैं हुँ, अपना जैसे हुँ, प्लान करता था चीज़ों को कि इस मंथ मुझे ये ख़त्म करना है, इस वीक मुझे ये ख़त्म करना है। तो अब उसमें जितना टाइम लग जाए बट ऑन एन एवरेज यही रहता था, ये टारगेट रहता था कि एनी हाउ 8 घंटे से तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है। यहाँ पे मैं इफ़ेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बस किताब खुली हुई है, पास में मोबाइल भी चला रहे हैं और फिर 8 घंटे बीत गए, हुँ, अब हो गया, ऐसा नहीं। इफ़ेक्टिव स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। परंतु हुँ, जब ये आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता था, तो ये अराउंड हुँ। 10 टू 12 आवर तो हो ही जाते थे, इससे कम तो शायद ही रहता हो, एंड इवन आई क्योंकि फील इतना ऐसा होता है कॉम्पिटिशन। हाँ, बेसिकली ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम से इवन थोड़े घंटे पहले कर लो या 1 दिन पहले, कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी आज के टाइम में जो बच्चे 8th-9th क्लासेस में है ना, वो भी ये सेम चीज़ फ़ॉलो करते हैं कि वो एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने लग जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि अपने माइंड को हम कैसे माइंडसेट में रखें, मेडिटेशन करते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स करते हैं अपने एग्ज़ाम से ठीक पहले। एंड ऐसी चीज़ें भी क्या आपने इस्तेमाल की थी? मैम मोटिवेशन पे तो नहीं, मैं डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि ओके। मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे आप, 1 दिन मोटिवेटेड रहेंगे, 2 दिन मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत अच्छा हुँ, वीडियो हुँ। देख लिया तो शायद आप 1 हफ्ते मोटिवेटेड रहें, बट उसके बाद फिर हुँ, मोटिवेशन नहीं रह जाता है। तो इसके लिए हुँ, डिसिप्लिन पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो मैं भी नर्वस फ़ील करता था क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, लोग बोलते थे कि नहीं पहला अटेम्प्ट में निकालना शायद हार्ड होता है, बट इस बार का बिल्कुल। रिज़ल्ट हम देखें तो इस बार का रिज़ल्ट देखें तो कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए हैं। तो मुझे हुँ, हुँ, प्रॉब्लम होती थी तो मैं एक काम करता था कि जब मैं आपका इफेक्टिव स्टडी आवर्स जो मेरे रहते तो उनकी मैं फ़ोटो क्लिक करके टाइमर की अपने मोबाइल में रखा रहता था और जब हुँ, आंसर हुँ, राइटिंग वगैरह करता था तो कितने पेन मैंने खत्म कर दिए, उनकी हुँ, हुँ, फ़ोटो खींच के रखा रहता था, कितने क्वेश्चन अभी तक लिख के खत्म कर दिए, उनकी फ़ोटो क्लिक करके रखा रहता था। हुँ, तो वो हुँ, चीज़ें हुँ, जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं यार इतनी मेहनत की है, अब हुँ, मेरे हुँ, हाथ में बस मेहनत करना है, तो हुँ, मैं मेहनत ही कर सकता हूँ और साथ ही साथ मेरे जो मेंटर थे मनीष सर और आशुतोष सर, उनसे मैं बात हुँ, कर लिया करता था। तो आशुतोष सर बहुत अच्छी लाइन बोलते थे, वो बोलते थे कि बेटा अगर हमें चाय बनानी है तो हमने जब आपका पारी में दूध, चाय पत्ती, चीनी सारी चीज़ डाल दी तो उसके बाद उसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब तुमने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करके छोड़ दो, जो होना होगा होगा, बस प्रोसेस पे ध्यान दो। या फिर मैं कभी बहुत परेशान रहता था तो मनीष सर से बात कर लेता था। तो मनीष सर हमेशा ये बोलते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन फिक्स है। इनफैक्ट जब मैं मेंस देने गया तो वो उसके 2 दिन पहले स्टेटस भी लगाया, मेरी फ़ोटो लेके लगाई उन्होंने और लिखा कि इसका नाम लिस्ट में आएगा। तो मैं तो थोड़ा नर्वस था, मैं कहा कि सर पता नहीं इतना टफ है, क्या हुआ क्या नहीं? तो वो लेकिन वो बोलते थे हमेशा कि तुम्हारा होना ही है। तो उन हुँ, बातों से हुँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था। बोलते थे कि तुमने उस प्रोसेस को फ़ॉलो किया है, प्रोसेस पे ध्यान होना चाहिए ना कि रिज़ल्ट पे। तो इन चीज़ों से ध्यान आता था, बाकी मेडिटेशन वगैरह तो मैम मैं नहीं किया था। इन चीज़ों पे बट मैं नहीं ध्यान दिया। बेसिकली आप मतलब आपने जो बताया इसमें देखो तो इसमें आपका सबसे बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम कौन बना? लाइक आपके फैमिली में ओवरऑल देखें तो आपके माताजी आपकी सबसे बड़ी ओवरऑल सपोर्टिंग रही, आपके पिताजी या फिर भाई-बहन कौन रहा इस बीच? कोई ना कोई तो आपके बीच पीछे एक ऐसे स्टैंड अप में सपोर्ट सिस्टम रहा होगा, जिनकी मदद से आप आगे आज इस मुकाम तक आ भी बैठे हैं। नहीं मैम, इस मामले में तो मैं अपने आप को लकी फ़ील करता हूँ कि मेरे पास कई लोग मेरे सपोर्ट सिस्टम में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मौसी-मौसा सबसे बड़े मेरे सपोर्ट सिस्टम थे, क्योंकि मैं हुँ, 10th तक जा गाँव से पढ़ाई किया, तो उसके बाद मेरे मौसा जी अपने साथ मुझे बनारस लिवा के चले गए थे। मैं तो मेरी हुँ, आगे की सारी पढ़ाई उन्हीं के घर पे रह के हुई थी। मौसा जी बोलते थे कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारी मेहनत पे भरोसा है, तुम अच्छा ही करोगे, ज़्यादा टेंशन ना लो। हुँ, पापा, मम्मी, भैया, भाभी सब लोग हमेशा मोटिवेट किया करते थे और मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनसे मैं 2-3 जो बहुत क्लोज़ हैं, तो उनसे मैं इंटरैक्ट करता था। तो सबका यही कहना था कि नहीं तुम इतने सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, सारी चीज़ों से हट के हुँ, कर रहे हो, हुँ, तो हमें हुँ, पूरा भरोसा है कि तुम हो जाओगे। बल्कि मैं कई बार मुझे लगता था कि ये लोग कहते थे कि तुम्हारा हो जाएगा, तो मुझे लगता था कि ठीक है, बस ऐसे बोल रहे हैं ताकि मैं डाउन ना फ़ील करूँ। बट अब पलट के जब जर्नी को देखता हूँ, तो लगता है कि नहीं उन लोग की जो बातें थी, उनका बहुत ज़्यादा हुँ। इम्पैक्ट हुआ था मेरे और वो मोरल या ब्लेसिंग्स मोटिवेशन आपकी को हाई दिखी भी रखने में। इवन वो ब्लेसिंग जब आपके एक पेपर पे आपको जब मे बी आपके स्क्रीन पर जब आपको दिखी एंड जब आपने देखा होगा कि मेरा नाम एकदम फर्स्ट रैंक पे है, एकदम जो सबसे टॉप पे आपको अपना नाम दिखा और इवन ये कुछ ही देर में जब ये पूरा सर्कुलेट पूरी दुनिया के सामने हो गया तो ये बहुत ही बड़ी आपके लिए एक इंस्पिरेशन तो बनी ही बनी और जो उनकी ब्लेसिंग्स थी और वो भी काफी बड़ी काम एक जो रोल होता है ना सपोर्ट सिस्टम में काफी बड़ा भी होता है क्योंकि हमारी खुद की मोटिवेशन तो होती
होती है एंड साथ ही में जब सपोर्ट फैमिली का हो या फिर बाकियों का हो तो ये काफ़ी बड़ा एक रोल बन जाता है। तो जी, बिल्कुल बेसिकली मैम। हुँ। अब बट अकेला जैसे अगर रिजल्ट की देखूँ बात। तो आपकी जो जर्नी है इस बीच अगर मैं मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट सवाल देखूँ, तो एक सिविल एस्पिरेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट वो की रोल्स है, क्या इम्पोर्टेंट वो अपनी जर्नी में ऐड ऑन कर सकते हैं जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा? अगर आगे जो भी एस्पिरेंट्स जैसे आपकी वीडियो सुनने के बाद मे बी वो ट्राई करे, उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करे या अभी भी जो कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में शायद वो क्लियर हो जाए। मैम इस जर्नी में देखिए ऐसी जर्नी है कि आपका ऐसा कोई नहीं कि कोई इसका कोई ट्रिक बता दे या कोड बना बता दे तो ये जर्नी क्रैक हो हुँ, जानी है। उसमें आपका बिल्कुल, हार्ड वर्क चाहिए होता है, आपको पेशेंस रखना होता है और साथ ही साथ सही गाइडेंस मुझे लगता है ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बाद फिर बिल्कुल, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा। अगर आप पे बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल। आशीर्वाद रहा, पेशेंस आप बहुत बड़ा ऊपर रोल टिके होता है। तो ही तो बिल्कुल, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये तीनों चीज़ें आप बार-बार मेरा यही कहना है कि मुझे हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है, जो हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे बिल्कुल। कंट्रोल में नहीं उसके बारे में उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे कंट्रोल में है कि कोई हमें सही गाइड करने वाला मिल जाए, हम मेहनत करें अच्छे से, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें और इन सब पेशेंस के साथ अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए चीज़ों को आगे हुँ, हुँ। बढ़ाते रहें। अच्छा लास्टली अखिल बेसिकली काफ़ी अच्छी हमारी बात रही है, लेकिन इसी बीच अगर मैं देखूँ तो एस्पिरेंट्स जैसे कि हमारी बात पूरी सुन ही रहे हैं या सुनेंगे, उनके लिए आप लास्ट टू लास्ट कोई ऐसे 3 या फिर 4 मैसेजेस उनको दीजिए कि ताकि वो अपनी लाइफ स्किल में वो ऐड ऑन कर सके, अपने डेली रूटीन में वो ऐड ऑन कर सके, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली अगर यूपीपीएससी देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। मैम मैं 3-4 तो नहीं बट एक मैसेज बस देना चाहूँगा क्योंकि हुँ, ये 3-4 मैसेज अभी मैं ऐसा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मैसेज बट हुँ, मुझे हुँ। समझ में आ कोई रहा है बात नहीं। कि कि टाइम मत बर्बाद कीजिए। अगर तैयारी करने आए हैं, तो तैयारी कीजिए, बाकी चीज़ों के लिए आगे की लाइफ़ पड़ी हुई है। बिकॉज़ जब मैं अपने कॉलेज डेज़ में था, तो मेरे एक प्रोफ़ेसर ने कैसी क्लास लेते हुए रैंडमली एक लाइन बोली थी, वो मेरे माइंड में बैठ गई और मैं वही उसी चीज़ को हमेशा फ़ॉलो करता था। वो बोलते थे कि या तो आज 5 साल सिर झुका के अच्छे से मेहनत कर लो, सारी चीज़ों से अलग हो जाओ और आगे की अपनी 50 साल की लाइफ़ को अच्छी बना लो। या फिर अभी हुँ, 5 साल अपना टाइम वेस्ट कर लो और अपने आगे की 50 साल की लाइफ़ को बर्बाद कर लो। तो मुझे लगता है मैम कि अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और मुझे लगता है कि अगर हम इस फ़ील्ड में हैं तो पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के साथ-साथ बिल्कुल। आप अपने दोस्तों से मिलिए, ऐसा नहीं है दोस्तों से मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फ़ील होता है जब हम ऐसी हुँ, तैयारी हुँ। में होते हैं। तो हमें पढ़ाई के साथ-साथ अपने मेंटल वेल-बीइंग और सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए बट टाइम बहुत ज़्यादा ना वेस्ट हो, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही मैसेज मैं देना एग्ज़ैक्टली चाहूँगा। अखिल मतलब आपने जिस तरीके से डिफाइन किया, बेशक वो चीज़ इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है या शायद कि कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो, बट आपने जो फ़ॉर्मूला जो स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हमें बताया ना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लाइक आपने जो स्टेप बाय स्टेप जो पूरे आज के इस पूरे वीडियो को आपने जो डिफाइन किया है ना, बहुत ही ईज़िली एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया है। लाइक आपने पहले अपनी जर्नी बताई, उसके बाद आपने अपना टाइम ड्यूरेशन बताया ना, मोस्टली इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने बताया कि सोशल मीडिया का यूज़ भी है और सोशल मीडिया का कहीं न कहीं एक ऐसा डिसएडवांटेज भी है, जिस एडवांटेज के बाद भी हम उस चीज़ को साइड रख के अपने प्रिपरेशन में लग सकते हैं। एंड उसके बाद जो आपने बहुत तरीके की बुक्स बताई, स्पेशली आपने जो अपने ऑनलाइन सेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया, जो काफ़ी एक एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा मेन रोल होता है कि कौन-कौन से सेशंस हमें लेने चाहिए, किन सर को हमें फॉलो करना चाहिए, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आपने हमें मल्टीपल टाइम्स यानी धीरे-धीरे एक-एक स्टेप बाय स्टेप आपने डिफाइन किए, जो शायद पूरी वीडियो में जब एस्पिरेंट्स इस चीज़ को सुनेंगे, तो आई होप कि इज़िली वो नोट डाउन भी कर रहे होंगे आपकी सारी बातें कि क्या-क्या है, कितना-कितना अखिल ने टाइम मैनेजमेंट अपना पूरा रखा एंड स्पेशली क्या-क्या उनके फॉर्मूला स्पेशली आपने जो क्वेश्चंस आपने जो बताए, जो उनके लिए सबसे बड़ा एक मेन रोल रहेगा। आई होप कि वो नोट भी कर रहे हो कि हाँ, अखिल ने ये क्वेश्चंस बताए हैं, तो वो सारे उनके लिए हेल्पफुल भी रहे। वेल थैंक यू सो मच अखिल, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के एंड जितना ओवरऑल आपने एक्सप्लेन किया वो काफी ज्यादा हेल्पफुल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के लिए भी रहेगा एंड इवनली हमारे लिए भी जितनी हम दोनों की बातचीत हुई तो उससे काफी ज्यादा एक तरीके से एक बुक होती है ना वो सॉल्व जरूर हुई है यूपीपीएससी एक्सपीरियंस के लिए जो आगे अपनी जर्नी में आगे जाएंगे सो थैंक यू सो मच अखिल थैंक यू मैम मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म आपने प्रोवाइड किया क्योंकि जब मैं भी दूसरे एंड पे था तो मुझे लगता था कि कोई सही बातें बताए या जेन्युइन बातें बताए जिससे मुझे कुछ फ़ायदा मिले तो आज मुझे ये मौका मिला कि अपनी जो भी एक्सपीरियंस है
उन्हें मैंने हुँ, शेयर हुँ। किया और आपने प्लेटफ़ॉर्म इसके लिए प्रोवाइड किया, तो इसके लिए मैं भी थैंकफुल हूँ आपका। ओके, ओके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।